हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन प्रोसेस फॉर ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। बेसिकली किसी भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की सक्सेस तभी होती है जब उस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद एम्प्लॉयज़ में या ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव चेंजेस आएँ। सो just read this statement carefully. Training and development must be regarded as both a cost and an investment to an organization. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट इनकर करता है, एक बर्डन की तरह होता है, लेकिन अगर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में उस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो वो उस सेंस में इन्वेस्टमेंट की तरह भी काम करता है। दैट्स वाई ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एचआर डिपार्टमेंट के लिए कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को बहुत ही बारीकी से और बहुत ध्यान से डिज़ाइन किया जाए और उसका इवैल्यूएशन किया जाए। जैसा कि हमने पहले के लेक्चर्स में भी देखा और समझा था कि एचआर की हर प्रोसेस को इवैल्यूएट किया जाता है, रिक्रूटमेंट हो चाहे वो सिलेक्शन का प्रोसेस हो, क्योंकि हर प्रोसेस में कॉस्ट लगती है और उस कॉस्ट के एवज में ऑर्गेनाइजेशन को उससे अगर बेनिफिट मिलता है तो वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह हो जाता है, अदरवाइज़ वो एक लायबिलिटी बन जाता है। सो इवैल्यूएशन को अगर डेफिनेशन को हम समझें तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग up to what extent the training objectives are actually being realized, and it is the process of providing feedback to trainers about the effectiveness of their training also. So evaluation करते समय हम एक तो ध्यान में इसलिए evaluation करते हैं ताकि इसकी मदद से हमें पता चल जाए कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे वो मीट आउट हुए हैं या नहीं, एक्चुअली में वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल हुए हैं या नहीं हुए हैं। साथ ही साथ ट्रेनर को भी एक फीडबैक मिल जाता है कि उन्होंने कितना इफ़ेक्टिवली ट्रेनिंग दी है, कितना लोगों को उनकी ट्रेनिंग देने के बाद चीज़ें समझ में आई हैं। नाउ इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जो होते हैं वो जब हमारा जो सेकंड स्टेज होता है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं नीड असेसमेंट के बाद, और लर्निंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव्स इस्टेब्लिश होते हैं उनको जब हम इस्टेब्लिश करते हैं उसी टाइम पे हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज़ को भी डिसाइड कर लेते हैं, कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा ठीक रहता है ना। जब भी हम प्रोग्राम्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट करते हैं तो इसको हम 4 तरीके से मेजर कर सकते हैं, 4 क्राइटेरिया से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। नंबर 1, पार्टिसिपेंट्स का ओपिनियन या उनकी क्या रिएक्शन है। नंबर 2, उन्होंने कितना लर्न किया है। नंबर 3, उनमें कितने बिहेवियरल चेंजेस आए हैं। एंड नंबर 4 कि आउटकम क्या है, रिज़ल्ट क्या निकला है आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कितने ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हुए हैं। नाउ अगर हम इस फिगर को देखते हैं सो यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान दिए हुए हैं, या कितना इजी है किस क्राइटेरिया को मेजर करना और वो कितना वैल्यू रखता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर जैसे आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे जो है ईज़ ऑफ मेजरमेंट एक क्राइटेरिया है और वाई एक्सिस पे वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये चारों क्राइटेरियाज आप देखोगे तो सबसे पहले रिएक्शन को मेजर करना बहुत इजी होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये उतना वैल्यू नहीं रखता है, लो वैल्यू रखता है। लर्निंग को मेजर करना एज़ कम्पेयर टू रिएक्शन डिफ़िकल्ट है, बट फिर एज़ कम्पेयर टू बिहेवियर मेजर करने के लर्निंग मेजर करना ईजी है, बट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फिर भी उतनी वैल्यू नहीं रखता है। बिहेवियर को मेजर करने में डिफ़िकल्टी आती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं आप देखोगे कि मेजरमेंट में डिफ़िकल्टी आती जा रही है। रिज़ल्ट को मेजर करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू या हाई इम्पोर्टेंस जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहता है वो उसका रिज़ल्ट ही रहता है।
रिएक्शन मतलब क्या, कैसे हम मेजर कर सकते हैं रिएक्शन को? तो जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म होती है, जैसे ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा ख़त्म होता है, इमीडिएटली हम एम्प्लॉयज़ के या ट्रेनीज़ के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, उनसे क्वेश्चनेयर भरवाते हैं, फीडबैक फॉर्म आप लोगों ने सुना होगा, कई सारे वर्कशॉप्स के बाद फीडबैक फॉर्म फिल कराया जाता है। सो बेसिकली इन सारी चीज़ों की मदद से, सर्वे की मदद से हम ट्रेनीज़ के रिएक्शन लेवल को मेजर कर सकते हैं। हम ट्रेनीज़ से एक रेटिंग क्वेश्चनेयर की मदद से उनसे पता लगा सकते हैं कि उन्हें इंस्ट्रक्टर का स्टाइल कैसा लगा, पर्टिकुलर ट्रेनिंग उनके लिए कितनी यूज़फुल है। इस तरीके की चीज़ों को पूछ के हम यूजुअली एम्प्लॉयज़ का या ट्रेनीज़ का रिएक्शन पता लगा सकते हैं। लेकिन ये रिएक्शन पता लगाने से हमें केवल उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग टुवर्ड्स द ट्रेनिंग पता चलती है, वो आगे चल के उनके लिए कितनी बेनिफिशियल रहेगी वो नहीं पता चल पाता है। सेकंड जो लेवल होता है या सेकंड जो क्राइटेरिया होता है एवेल्यूएशन का, वो होता है लर्निंग। लर्निंग को हम मेजर कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ ने कितने अच्छे से फैक्ट्स, आइडियाज़, कंसेप्ट्स, थ्योरीज़ को समझा है। बेसिकली लर्निंग को मेजर करने के लिए हम मोस्ट ऑफ द केसेस में प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चनर डिज़ाइन करके और एम्प्लॉयज़ से उनको टेस्ट कर सकते हैं। लाइक ट्रेनिंग के पहले उस पर्टिकुलर टॉपिक जिससे के लिए वो ट्रेनिंग हो रही है उसका उन्हें कितना नॉलेज है, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग उनका नॉलेज लेवल कितना बड़ा है या सेम रहा है या कम रहा है। सो ट्रेनिंग कोर्सेज़ को इवेलुएट करने के लिए ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ को कितनी लर्निंग हुई है। अभी एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बार एक SPSS का ट्रेनिंग अरेंज करवाया था। 2 डेज़ का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था। सो हम लोगों ने क्या किया था कि ट्रेनिंग के फर्स्ट डे जब पार्टिसिपेंट्स आए थे तो सारे पार्टिसिपेंट्स से हमने एक उनका नॉलेज चेक करने के लिए 20 क्वेश्चंस के अराउंड एक टेस्ट लिया था, 20 क्वेश्चंस का, जिसमें कि बेसिक SPSS से रिलेटेड टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फर्स्ट डे हमने वो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग हमने वो टेस्ट लिया। देन सेकेंड डे जब ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली थी, सो लास्ट टाइम मोमेंट पे हमने उनसे फिर से सेम क्वेश्चनर भरवाया और देखा कि ट्रेनिंग के पहले उनका नॉलेज लेवल जो था और ट्रेनिंग के बाद उन दोनों को कंपेयर करके इजीली पता चल गया कि किसकी कितनी लर्निंग हुई है। थर्ड जो क्राइटेरिया होता है वो बिहेवियरल क्राइटेरिया होता है। एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग दी जाती है बिहेवियरल लेवल पे हम उसे मेजर कर सकते हैं कि एक तो कैसे मेजर कर सकते हैं, तो उनकी जॉब परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करके हम पता लगा सकते हैं कि क्या चेंजेस आए हैं उनके बिहेवियर में आफ्टर ट्रेनिंग, या फिर एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यूज़ और उनके कोवर्कर के इंटरव्यूज़ और फीडबैक सुपीरियर का, ये सारी चीज़ों से भी हम उनके चेंज इन बिहेवियर को पता लगा सकते हैं। रिएक्शन और लर्निंग के कंपैरिजन में बिहेवियर ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मेजर करना, और मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि बिहेवियर तो चेंज हो जाता है लेकिन कंपनी का जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो कंपनी को नहीं मिल पाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट, इंक्रीज़ इन सेल्स। ये सब चीज़ें जो कंपनी को चाहिए होती है वो उन्हें नहीं मिल पाती है। सो ये एक कंपनीज़ के लिए सोचने वाली बात हो जाती है। लास्ट जो क्राइटेरिया है दैट इज़ द रिजल्ट्स। एम्प्लॉयर यूजुअली ट्रेनिंग के इम्पैक्ट को पता लगाता है, इफ़ेक्ट को पता लगाता है बाय मेजरिंग द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लाइक प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर कितना कम हुआ, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने रिड्यूस हुए, वेस्ट कितना रिड्यूस हुआ, कॉस्ट कितनी कम लग रही है, सेल्स कितनी इंक्रीज़ हुई है। इस तरीके की क्राइटेरियाज़ को मेजर करके रिज़ल्ट्स को पता लगाते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद इन चीज़ों में क्या चेंजेस आए हैं।
यहाँ पे बस थोड़ा सा दिक्कत ये आता है कि ये रिजल्ट्स में जो चेंजेस आए हैं, क्या ये केवल और केवल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से आए हैं या कोई और भी फैक्टर है जिसने एक रोल प्ले किया है इन रिजल्ट्स में पॉजिटिव चेंजेस लाने का। सो स्टैटिस्टिकल टूल्स, टेस्ट एंड टेक्निक्स की मदद से हम लोग सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करके या उन सारे वेरिएबल्स के रोल को देखते हुए देखते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम से कितना चेंज आया है। ना अगर हम इवैल्यूएशन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले हमें इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सेट करना होता है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सेट करने के बाद हम एक उसके बेसिस पे प्री टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, देन ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ तक तो हम लर्निंग पता लगा पाते हैं। देन एम्प्लॉय जब अपनी जॉब को परफॉर्म करने जाता है वहाँ से हमें उनके बिहेवियर और रिज़ल्ट के चेंजेस को देखने को मिलता है कि जितना उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान सीखा क्या वो उसको अपनी एक्चुअल जॉब में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं देन उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, सेल्स, इन सब में क्या चेंजेस आ रहा है। और अगर वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं जॉब पे अपनी जितना भी ट्रेनिंग में सीखा है तो उसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं, उनको इवेल्युएट किया जाता है और फिर उस हिसाब से एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस में फिर भी अगर डेफिशिएंसी आती है तो उसको चेक किया जाता है और फॉलोअप स्टडीज़ करी जाती है। अगर हम कंक्लूड करें इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को, बेसिकली इवैल्यूएशन इस तरीके से होना चाहिए जो कि कंपनी के गोल्स को अचीव करने में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कितना इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया है वो हम पता लगा सकें। अगर इफ़ेक्टिव नहीं रहा है तो क्या डेफिशिएंसी रही हैं उस प्रोग्राम में वो हमें पता रहे और उन डेफिशिएंसीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो हमें पता रहे। अगर ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हमें मिल रहे हैं दैट मीन्स हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस सही है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टॉपिक कंप्लीट होता है और ये टॉपिक कंप्लीट होने के साथ ही हमारी 3rd यूनिट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हों आप मुझे गूगल ग्रुप के थ्रू या यूट्यूब चैनल में अपनी क्वेरीज़ को रेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।